हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको ईटीएस का डायग्राम एक्सप्लेन किया, ठीक है। और मैंने एक बार नहीं, दो बार, तीन बार एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। मैंने आपको बोर्ड पर ही बना के भी बताया कि कैसे इनका अरेंजमेंट है, कैसे इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़। अब हम देखेंगे कि एटीपी निर्माण के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। आखिर एटीपी की निर्माण के लिए ज़रूरत क्या क्या पड़ती है। तो सबसे पहले तो हम कुछ जनरल कंसेप्ट लिखें। कहा जाता है कि NADH2 के द्वारा तीन एटीपी, जबकि FADH2 के द्वारा दो एटीपी का निर्माण होता है। अच्छा, ऐसा कैसे, किस आधार पर, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है कि NADH2 तीन बनाता है, FADH2 दो ही बनाता है। तो उसका क्राइटेरिया है इलेक्ट्रॉन डोनेशन। कौन किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो उसके आधार पर ये डिसाइड होगा। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पर NADH2 डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, जबकि सेकंड पर FADH2 डोनेट करता है। तो कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन दाता अणु पर निर्भर करता है। कौन कितना इलेक्ट्रॉन देगा, किस पॉइंट पर डोनेट करेगा, उस पर ये बेस्ड है। NADH2 तथा FADH2 रिड्यूसिंग पदार्थ, रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस माने जाते हैं, ठीक है। इनके ऑक्सीकरण द्वारा ETS में ATP का निर्माण होता है। क्लियर। अब बात आती है कि रिक्वायरमेंट ऑफ ATP क्या क्या है। रिक्वायरमेंट ऑफ ATP की ATP निर्माण की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ ATP। तो हमें ये एक बार हटा देते हैं और फिर हम खास चीज़ पर चलते हैं।
तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है एटीपी निर्माण की आवश्यकता रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या आवश्यकता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन प्रवणता। ठीक है, पहली आवश्यकता। दूसरा है सुसाध्य विसरण एंड समरूपण परिवर्तन। सुसाध्य विसरण और इसी से बनता है संरूपण परिवर्तन। संरूपण परिवर्तन। ठीक है, इसे कहते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इसे कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल मेशनल चेंजेस। संरूपण परिवर्तन, चेंज, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये पहली जरूरत। अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनेगा तो एटीपी नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक प्रोटॉन इस हिस्से से गुजरेंगे नहीं एटीपी का निर्माण होगा नहीं। ठीक है, तो कह सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनता है तो उसके लिए समझ लेते हैं। प्रोटॉन प्रवणता माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के दोनों ओर निर्मित होती है। ठीक है, विभिन्न कॉम्प्लेक्स के द्वारा प्रोटॉन को पीएमएस, पीएमएस का मतलब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, क्या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस
में पहुंचाया जाता है, पहुंचाया जाता है, जिससे जिससे 1000 से 2000 गुना प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती है। ठीक है, पंपिंग कहाँ से हुए हैं? प्रोटॉन की पंपिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट करेगा, थर्ड करेगा एंड फोर्थ करेगा। तो कह सकते हैं प्रोटॉन पंपिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड तथा फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ द्वारा संपन्न होता है, संपन्न होता है। ठीक है, तो ये तो प्रोटॉन की प्रवणता बन गई। अब है सुसाध्य विसरण, तो इसको भी समझें। दूसरी बात, ठीक है, जब पीएमएस में प्रोटॉन अधिक होते हैं तब F0 से होते हुए सुसाध्य विसरण प्रक्रिया, सुसाध्य विसरण प्रक्रिया द्वारा प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में आते हैं, मैट्रिक्स भाग में पहुंचते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स भाग में ये पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा, मैट्रिक्स भाग में पहुंचते हैं। प्रोटॉन विसरण द्वारा F1 भाग, जो कि
झिल्ली से बाहर मैट्रिक्स भाग की ओर होता है। संरूपण परिवर्तन दर्शाता है। दो प्रोटॉन के अभिगमन से एटीपी एक एटीपी अणु को बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न होती। मतलब इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है और कॉन्फॉर्मेशनल चेंज से यहाँ पर एडीपी पीआई मिलकर एटीपी बना देते हैं। मतलब एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, वास्तव में अगर आपका 3 एडीपी का कंसेप्ट हो तो 3 एटीपी मतलब 3 प्रोटॉन भी आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी 2 जगह पर 4 प्रोटॉन की पंपिंग कर रहा है ना। ऐसे ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्लियर? ये बात हो गई। ये संरूपण परिवर्तन का भी कंसेप्ट शॉर्ट वे में, शॉर्ट फॉर्म में आपको मैंने दे दिया। तो ये तो एटीपी इस तरीके से जनरेट हो जाते हैं। यहीं पर हम एक स्टार बना के लिख देते हैं। एटीपी निर्माण की अवधारणा को रसोपरासरण केमियोस्मोटिक थ्योरी है ना द्वारा प्रदर्शित किया जाता है केमियोस्मोटिक। इसे देने वाला साइंटिस्ट था पीटर मिचेल। 1978 में इसने एक्सप्लेनेशन दी थी, जिसके लिए इसे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जहाँ एनसीईआरटी में केमियोस्मोटिक थ्योरी दी गई। वो दी गई है फोटोसिंथेसिस वाले से। ठीक है, ये चीज़ अब ये है। अब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स ये क्या है? ये तो मैंने एटीपी बना दिया आपके लिए, है ना, ऐसे।
विभिन्न कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, NADH, डिहाइड्रोजनेज ठीक है। तो इस पर खास बात क्या है, इस भाग में NADH2 का ऑक्सीकरण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन FMN से होते हुए FES तक जाते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन यूबी क्वाइनॉन, कहाँ, यूके से होते हुए कॉम्प्लेक्स थर्ड में पहुंचते, ठीक है, कॉम्प्लेक्स थर्ड में पहुंचते। अच्छा, अब हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेकेंड की। क्या, कॉम्प्लेक्स सेकेंड को क्या नाम दिया, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। तो इसको नाम दिया है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। याद करो FADH2 आपके क्रेब्स साइकिल में कहाँ उत्पन्न हुआ था, है ना। तो मैलिक एसिड से जब ऑक्जेलिक एसिड बना था तो वहाँ पर NADH2 बना था, और मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ फ्यूमेरिक एसिड से। फ्रेंड्स, मुझे ओए याद है। अच्छा, लास्ट में क्या था, सक्सीनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था। तो इसमें क्या होता है, क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स चक्र NCERT में लिखा हुआ है, में जब सक्सीनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है, तब यहाँ पर मिला था FAD और ये बना था FADH2, बना था कि नहीं। तो सक्सीनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में परिवर्तित होता है, तब FADH2 बनता है, ठीक है। इसी कॉम्प्लेक्स थर्ड सेकेंड पर ऑक्सीकृत किया जाता है, ऑक्सीकृत
किया जाता है। ठीक है, यह भी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के समान या NaDH2 के समान, NaDH2 के समान को UQ पर स्थानांतरित करता है। ठीक है, ऐसे स्थानांतरित करता है। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड पर। कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स थर्ड अपने सामने अभी नहीं, हटा दिया। कॉम्प्लेक्स थर्ड को अपन ने कहा था साइटोक्रोम B&C1, साइटोक्रोम B&C1। ठीक है, ये नाम दिया क्योंकि इसमें साइटोक्रोम B&C पाया जाता है। तो कह सकते हैं इसमें NaDH2 तथा FADH2 से समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचते हैं। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? साइटोक्रोम C से होते हुए A4 पर आएंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं पहुँचते हैं इससे मतलब साइटोक्रोम थर्ड से, इससे इलेक्ट्रॉन एक अन्य इलेक्ट्रॉन ग्राही, एक अन्य गतिशील, ये शब्द बड़ा खास है, गतिशील प्रोटीन युक्त इलेक्ट्रॉन ग्राही यौगिक साइटोक्रोम C पर पहुंचता है। साइटोक्रोम C पर पहुंचता है। ओके, साइटोक्रोम C पर पहुंचता है। जो आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह पर होता है, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स फोर्थ की ओर। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को
कॉम्प्लेक्स 4 पर स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित किया जाता है। क्लियर? स्थानांतरित किया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स 4th। तो कॉम्प्लेक्स 4th क्या है? ठीक है, इसे क्या कहते हैं? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले तो ये पूछा जाता है, इसमें साइटो ए तथा A3 के साथ साथ 2 कॉपर अणु भी होते हैं। ठीक है, 2 कॉपर भी पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन ग्रहण कर 1/2O2 के साथ अभिक्रिया द्वारा H2O का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस तरीके से 1/2O2 के साथ में 2 हाइड्रोजन रिएक्शन करके अल्टीमेटली यहाँ पर एक पानी का मॉलिक्यूल जनरेट करेंगे और इस तरीके से ETC कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं, स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स 1st से लेकर 4th तक ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहलाता है। तो कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स 1st to कॉम्प्लेक्स 4th तक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण वास्तव में ETC भी कहलाता है। क्या कहलाएगा? ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहलाता है। ठीक है, हम इसे ETC के नाम से भी जाने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम लास्ट की बात कर रहे हैं, वो है ATP सिंथेज। कौन? ATP सिंथेज 5th। तो ये ATP सिंथेज होता कहाँ है? जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया का कंसेप्ट ले लो, ऐसे आउटर है और ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ है और यहाँ, इसे तो कहेंगे F0 और इसे कहेंगे F1 और ये दोनों कौन है? ऑक्सीसोम।
तो ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, है ना। तो ये तो कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स फिफ्थ एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज के नाम से जाना जाता है ना। यह है ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण, ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण द्वारा एटीपी बनाता है। इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। एक कौन है? F0, यह है आंतरिक झिल्ली में उपस्थित, ठीक है। दूसरा भाग होता है F1, ठीक है। यह है झिल्ली के बाहर, झिल्ली के बाहर मैट्रिक्स की ओर उपस्थित होता है, मैट्रिक्स की ओर उपस्थित, मैट्रिक्स की ओर स्थित होता है ना। इसी में क्या होते हैं? संरूपण परिवर्तन। आपके कॉम्प्लेक्स जो फिफ्थ है, इसका जो पार्ट है, कह सकते हैं क्या F1 में ही संरूपण परिवर्तन द्वारा एटीपी उत्पन्न होता है, ठीक है। कैसे? वहाँ पर जो एनर्जी है F1 है, इसी में संरूपण परिवर्तन होता है। अल्टीमेटली जब दो प्रोटॉन इस F0 से होते हुए पास आउट होते हैं तो इसमें कॉन्फॉर्मेशन चेंज होता है F1 में, और F1 में जब संरूपण परिवर्तन होता है तो इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि वो एक एटीपी मॉलिक्यूल को जनरेट कर सकता है या प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर? ये बात हो गई। तो F1 में ही संरूपण परिवर्तन द्वारा एटीपी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसमें ADP प्लस PI का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के जुड़ने पर एटीपी बनता है। क्लियर? तो मैंने आपको एक तो एटीपी की रिक्वायरमेंट बता दी। एटीपी की रिक्वायरमेंट 3 थी। प्रोटॉन ग्रेडियंट, सोचो अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनेगा तो फिर फैसिलिटेड डिफ्यूजन कैसे होगा, और फैसिलिटेड डिफ्यूजन नहीं होगा तो ये प्रोटॉन का मूवमेंट कैसे पॉसिबल होगा। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट तो बनाना है और इसके लिए बाकायदा ETC चलाएगा। ETC का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब 1 to 4
यहाँ पर NADH2 FADH2 को ऑक्सीडाइज किया गया और मैं पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और फाइनली वाटर में इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके न्यूट्रल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाला जो कंपोनेंट है फाइनल वो O2 है। और ऐसे ये बात अलग है कि वहाँ पर हाइड्रोजन प्रोटॉन को भी ग्रहण किया जाता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर 2H बनते हैं और फिर 1/O2 मिलकर वाटर का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरीके से होता ये है कि एक ये सर्किट बनता है और यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो इसमें पांचों कॉम्प्लेक्स की मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दी, प्लस इसमें अपन ने वो जो रिक्वायरमेंट थी वो भी हमने बात करी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कम्प्लीटली इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन इनर मेम्ब्रेन में किस तरीके से पास आउट होता है। क्लियर? ये अब यहाँ पर कुछ और बातें की जा सकती हैं कि किस तरीके से ये ETC कंप्लीट हुआ या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीट हुआ। ओके, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और अल्टीमेटली ये थर्ड प्रोसेस थी जिसमें FADH2 NADH2 के जरिए यहाँ पर ATP फॉर्मेशन की गई। क्लियर? इसमें कई क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो देखें। जैसे कहा जाता है कि एक मेरे दिमाग में अच्छा क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखें। आंतरिक झिल्ली में उपस्थित साइटोक्रोम का सही क्रम है। पहला ऑप्शन साइटो C1 C A B A3, बोलो ये। दूसरा है साइटो B C C1 A A3। तीसरा ऑप्शन है साइटो A A3 B C C1, बोलो। चौथा ऑप्शन है साइटोक्रोम B C1 C A एंड A3। तो ये हमेशा याद रखना कि ये चीज़ है ना, ऐसे। अब एक और चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम निम्न धातु युक्त होते हैं। ठीक है, निम्न धातु युक्त होते हैं। तो जैसे फर्स्ट है आपका कॉपर, ठीक है। दूसरा है
Fe, तीसरा है कैल्शियम है ये, और चौथा है जिंक। बोलो, तो इसमें याद रखें ये रेडॉक्स प्रोसेस के जरिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करने का काम ये करता है। याद करो, हम लोगों ने मिनरल्स वाले हिस्से में ये बात समझी थी, है ना। तो यहाँ स्टार बना के एक बात लिख लेना, एनसीईआरटी की लाइन है, साइटोक्रोम भाग में रेडॉक्स प्रक्रिया मुख्य रूप से Fe द्वारा संपन्न होती है। क्लियर। रेडॉक्स जो प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फेरस में इस तरीके से कन्वर्जन से ये प्रोसेस आगे बढ़ती है। हालांकि एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिखा रखा है आपको, उसमें इसका कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, ये बात भी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन अक्सर आता है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया, वो बात करें तो कह सकते हैं ETS के समय विभिन्न साइटोक्रोम तथा इलेक्ट्रॉन वाहक यौगिक स्थित होते कहाँ होंगे? पहला इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, दूसरा आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, तीसरा PMS पेरीमेटिकुलर स्पेस, और चौथा है मैट्रिक्स या मैट्रिक्स। बताइए किसके अंदर ये स्थित है? तो ये प्रेजेंस है इनर मेम्ब्रेन। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। क्लियर। अच्छा, ये पूछ लेंगे कि जो प्रोटॉन्स हैं वो किस तरीके से मैट्रिक्स भाग में अभिगमन करते हैं। अच्छा, ये बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ, निम्न में से क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साइटोक्रोम मोबाइल गतिशील होता है? गतिशील होता है, ठीक है। तो नंबर 1 साइटो बी, नंबर 2 साइटो C1, नंबर 3 साइटो A3, फोर्थ साइटो C। आंसर क्या होगा? फोर्थ। और ये कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन निर्मित
मॉलिक्यूल है, इनर मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर होता है, और ये कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ के बीच में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब हम यहाँ से ये कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से आगे जो स्टडी है, देखो एम्फीबॉलिक पाथवे एनसीईआरटी ने यहाँ दिया है। तो एम्फीबॉलिक पाथवे हम क्रेब्स साइकिल के ठीक बाद आपको पढ़ाए थे। क्रेब्स साइकिल में कुछ एम्फीबॉलिक सब्सटेंसेस बने थे, याद है? तो वहाँ पर मैंने आपको एम्फीबॉलिक पाथवे भी एक्सप्लेन कर दिया, उसे हम दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। आप एनसीईआरटी में एक बार रीड कर लें, वही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो मैंने वहाँ क्रेब्स साइकिल के ठीक बाद एक्सप्लेन की थी। ये ETS। अब हमारे पास बचता है एक RQ। उसके बाद में इसमें फर्मेंटेशन भी है, तो पहले फर्मेंटेशन हम स्टडी करेंगे, उसके बाद में RQ भी स्टडी करेंगे, और RQ की स्टडी के बाद हम लोग फैक्टर्स की स्टडी करेंगे। हालांकि एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा फैक्टर्स का कंसेप्ट नहीं दिया है कि रेस्पिरेशन को कौन अफेक्ट कर सकता है कौन नहीं अफेक्ट करता है, तो हम उन फैक्टर्स पर भी बात करेंगे। और जब सारे फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे अल्टीमेटली, तब जाके अपना ये रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट होगा 100%। क्लियर ये चीज़? तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, और आप लोग इनको बाकायदा पढ़ते रहें, समझते रहें, चीज़ों का एनालिसिस करें। क्लियर? ऐसे अब यही पूछा जाए कि जो ETS है प्रोकैरियोट में कहाँ होता है, तो एक क्वेश्चन और है, बड़ा अच्छा है कि जीवाणु क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका में ETS संपन्न होता है, कहाँ होगा? तो नंबर 1 मीजोसोम। क्लियर? नंबर 2 मैट्रिक्स। नंबर 3 बिटवीन cell wall and cell membrane। क्लियर? ये सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ऐसे अब चौथा है सेल वॉल। चलिए, तो बताइए कहाँ होगा? तो ये इसका राइट आंसर होता है मीजोसोम। इसीलिए तो याद करो, मीजोसोम को हम कॉन्ड्रियोइड कहते हैं, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा, है ना? तभी तो कहते हैं साइटोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। वहाँ प्रोकैरियोट में इस बात पर पूरी एक्सप्लेनेशन की जा चुकी है, वहाँ पर ये सारे कंसेप्ट आपको दिए जा चुके हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें मिलाकर कंबाइंडली आपके लिए एक अच्छा लेक्चर बनता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्मेंटेशन प्लस RQ की बात करेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग, है ना। फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे अपने मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं वो। बीच बीच में मैं क्वेश्चन आपको कराते रहता हूँ, याद करो। ETS के बाद में अभी अभी मैंने बताए, क्रेब्स साइकिल के बाद में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए थे जो बेसिक इस टॉपिक से बनते हैं। क्लियर? हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।